नमस्कार। सांकेतिक समाचारों के इस विशेष बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं लालचंद्र सिंह और हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सहयोगी शरद मुदगल। सबसे पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। 5 देशों की यात्रा के तीसरे पड़ाव में अर्जेंटीना पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। स्वागत के लिए उमड़ा भारतीय समुदाय। भारत माता की जय और मोदी मोदी के लगाए नारे। भगोड़े नीरव मोदी का भाई निहाल मोदी अमेरिका में गिरफ्तार। भारत लाने की तैयारी शुरू। निहाल ने काले धन को सफेद करने और छुपाने में निभाई थी अहम भूमिका। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस पर गुजरात को मिला देश का पहला राष्ट्रीय स्तर का सहकारी विश्वविद्यालय। अमित शाह ने किया भूमि पूजन। कहा त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी सहकारिता क्षेत्र को सशक्त बनाने के लिए सभी कमियों की भरपाई करने वाला एकमात्र पहल। आर्थिक असमानता दूर करने की मुहिम में भारत की बड़ी उपलब्धि। विश्व बैंक ने दुनिया के सर्वाधिक समतामूलक समाज में किया शामिल। आय समानता में विश्व में चौथे स्थान पर भारत। और अमेरिका के टेक्सास में अचानक आई बाढ़ ने मचाई तबाही। हादसे में 24 की मौत। रेस्क्यू टीम बाढ़ के पानी में हेलीकॉप्टर और नाव से चला रही है बचाव कार्य। हेडलाइंस के बाद अब खबरें विस्तार से। 5 देशों की यात्रा के तीसरे चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अर्जेंटीना के दौरे पर हैं। राजधानी ब्यूनस आयर्स में प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत हुआ। पीएम वहां के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। दोनों देशों के बीच सहयोग बढ़ाने की दिशा में पीएम का यह दौरा बहुत महत्वपूर्ण है। और प्रधानमंत्री मोदी का ब्यूनस आयर्स में होटल पहुंचने पर शानदार अभिनंदन हुआ। पीएम के स्वागत के लिए भारतीय समुदाय उमड़ पड़ा। लोगों ने भारत माता की जय और मोदी मोदी के नारे लगाए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अर्जेंटीना के दौरे पर हैं। तो राजधानी ब्यूनस आयर्स में बड़ी संख्या में मौजूद भारतीय प्रवासियों ने उत्साह के साथ पीएम का भव्य स्वागत किया। प्रवासियों ने पारंपरिक संगीत और नृत्य के माध्यम से भारतीय संस्कृति का प्रदर्शन किया। तो आइए देखते हैं इसी पर यह खास रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अर्जेंटीना में भव्य स्वागत हुआ है। केवल भारतीय और भारतवंशी ही नहीं, लेकिन जो अर्जेंटीना के लोग हैं वो भी काफी गर्मजोशी से उनका स्वागत करते हुए नजर आए हैं। हमारे साथ कई लोग मौजूद हैं, लेकिन सबसे पहले उनसे बात करते हैं जो अर्जेंटीना के निवासी होने के बावजूद भी एक तरह से भारतीय संस्कृति को उनके सामने पेश करते हैं। आनंदनी, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस ऑन दूरदर्शन। First of all, tell us that what sort of dance performance was this that you presented in front of Prime Minister Modi? Namaskar. We feel honored to present Ammalari. It's a very traditional piece. We are 3 different dancers of different styles, so having this opportunity is something unique in our life. He's such an important personality in the world. आज देखिए यहाँ पे भारत में कई जो राज्य है वहां से कई लोग जो अर्जेंटीना में बसे हुए हैं। कोई असम से है, कोई महाराष्ट्र से, कोई गुजरात से है। लेकिन आज यहाँ जो अर्जेंटीना वासी हैं वो एक तरह से आप कह सकते हैं, जो भारतवंशी यहाँ क्यों कह सकते हैं कि हम लोग इंडिया से हैं। और ये लोग आज यहाँ पे कुछ गुनगुना रहे हैं कि वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम
और इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को जानू पहल के विजेताओं से भी मुलाकात की। भारत को जानो जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिसकी शुरुआत की थी, तो उसके जो विनर्स हैं, पार्टिसिपेंट्स हैं, वो यहाँ हमारे साथ में मौजूद हैं। मैम, यू ऑल आर दी पार्टिसिपेंट्स एंड दी विनर्स ऑफ दी भारत को जानो कॉन्टेस्ट। आई वुड लाइक टू नो फ्रॉम यू दैट व्हाट इज दैट यूनिक थिंग अबाउट इंडिया दैट यू लाइक द मोस्ट? We really, since we traveled to India, we fell in love with the food, with the people, with the culture, with everything. We wish to come back again, and we are very happy to share with Mr. Prime Minister this moment. India, for me, is the most important is its people and its culture. But the people are great. I am visual artist. I love to study about arts in India. I'm Bharatanatyam dancer and Odissi dancer too, and I love to study there in Chennai and Odisha. I love to travel there. हमने यहाँ पर देखा कि किस तरह से जो भारतीय हैं, भारतवंशी हैं अर्जेंटीना के अंदर, और साथ ही साथ जो अर्जेंटीना वासी हैं वो भी बढ़ चढ़ करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए इस समय पर आए। और जाहिर सी बात ये बताता है कि पीपल टू पीपल कनेक्ट को कैसे बढ़ावा देता हुआ दिखाई देगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अर्जेंटीना का ये दौरा। अरुण शर्मा, दूरदर्शन न्यूज, अर्जेंटीना। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक पेड़ मां के नाम अभियान देश ही नहीं बल्कि विश्व भर में तेजी से आगे बढ़ रहा है। कई देशों के नेता भी इस पहल का हिस्सा बन रहे हैं और इसी क्रम में त्रिनिदाद और टोबैगो की प्रधानमंत्री ने भी पेड़ लगाया। पीएम मोदी की इस पर्यावरण संरक्षण पहल को पूरी दुनिया में सराहा गया है। एक पेड़ मां के नाम, पर्यावरण संरक्षण और धरती के बेहतर भविष्य की राह दिखाती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल। एक ऐसा अभियान जिसने भारत ही नहीं विदेशों में भी लोगों को जोड़ा। मां को नमन और धरती मां के संरक्षण का लक्ष्य सामने रखकर साथ आने के लिए पीएम के इस महाअभियान में अब कई देशों के नेता भी शामिल हो चुके हैं। इस कड़ी में ताजा नाम है त्रिनिदाद और टोबैगो की प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर का। उन्होंने पीएम मोदी के साथ मिलकर पोर्ट ऑफ स्पेन में पेड़ लगाया। इसी वर्ष मार्च में मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र राम गुलाम ने पीएम मोदी के साथ इस अभियान में हिस्सा लिया था। दोनों नेताओं ने मॉरिशस के पैम्पल माउसेस स्थित सर शिवसागर राम गुलाम वनस्पति उद्यान में पेड़ लगाकर साझा प्रतिबद्धता का संदेश दिया था। पिछले वर्ष नवंबर में गुयाना के राष्ट्रपति डॉक्टर इरफान अली इस अभियान में शामिल हुए। जॉर्ज टाउन में पीएम के साथ पेड़ लगाने पहुंचे राष्ट्रपति डॉक्टर इरफान अली के साथ उनका परिवार भी मौजूद रहा। पीएम की इस पहल से कई देश पर्यावरण संरक्षण के लिए ठोस प्रयासों की ओर प्रेरित भी हुए हैं। इस वर्ष अप्रैल में स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी ने न केवल पीएम मोदी की इस पहल की तारीफ की बल्कि अपने देश में उससे प्रेरणा लेने की भी बात कही। एक पेड़ मां के नाम अभियान की वैश्विक लोकप्रियता साफ बढ़ी जा सकती है। इसका विस्तार 136 से अधिक देशों तक हो चुका है। विदेशों में अभियान के तहत 27,500 से अधिक पेड़ लगाए जा चुके हैं। 5 जून 2024 को शुभारंभ के बाद से ही पीएम की यह पहल अभूतपूर्व विस्तार की गवाह बनी है। एक वर्ष के अंदर 140 करोड़ से अधिक पेड़ लगाए जाने के बाद अब अभियान का दूसरा चरण जारी है, जिसके अंतर्गत 5 जून से 30 सितंबर 2025 की अवधि में 10 करोड़ पेड़ लगाए जाने हैं। पर्यावरण को लेकर नई जागरूकता पैदा करने वाली पीएम की ये पहल हरित आवरण बढ़ाने और मरुस्थलीकरण रोकने की दिशा में बेहद कारगर प्रयास है। पर्यावरण संरक्षण को लेकर पीएम विश्व समुदाय को निर्णायक कदम उठाने के लिए लगातार प्रेरित करते आए हैं। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन और पर्यावरण के लिए जीवन शैली मिशन लाइफ प्रधानमंत्री के कुछ ऐसे ही प्रयास हैं जिन्हें विश्व भर ने सराहा और अपनाया है। वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर के दृष्टिकोण के अनुरूप पीएम दुनिया को राह दिखा रहे हैं, संदेश दे रहे हैं। अपनी धरती को जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियों से बचाने के लिए सबको साथ आना होगा, मिलकर काम करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। एक और बड़ी खबर, पंजाब नेशनल बैंक के घोटाले में भगोड़ा। घोषित नीरव मोदी के भाई निहाल मोदी को
अमेरिका में गिरफ्तार कर लिया गया है। भगोड़े कारोबारी नीरव मोदी के भाई नेहाल मोदी को शुक्रवार 4 जुलाई को अमेरिका में गिरफ्तार किया गया। ये गिरफ्तारी भारत की 2 बड़ी एजेंसियों ईडी और सीबीआई की तरफ से की गई प्रत्यर्पण अनुरोध के आधार पर हुई है। नेहाल मोदी ने भाई नीरव मोदी के लिए काले धन को सफेद करने और छुपाने में अहम भूमिका निभाई थी। अगली खबर, केंद्रीय सहकारिता एवं गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात के आणंद में देश के पहले राष्ट्रीय स्तर के सहकारी विश्वविद्यालय त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी का भूमि पूजन और शिलान्यास किया। इस दौरान गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी मौजूद रहे। सहकारी क्षेत्र में क्षमता निर्माण के लिए त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी की स्थापना एक ऐतिहासिक और दूरदर्शी पहल है। यह विश्वविद्यालय सहकार, नवाचार और रोजगार की त्रिवेणी को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम सिद्ध होगा। इस मौके पर केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि 125 एकड़ में 500 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली विश्व की पहली सहकारी यूनिवर्सिटी की आधारशिला रखी जा चुकी है। यह यूनिवर्सिटी सहकारिता क्षेत्र में नीति निर्माण, डेटा विश्लेषण, सहकारिता विकास की रणनीति और अनुसंधान जैसे कार्य करेगी। त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी से तकनीकी सजगता, अकाउंटेंसी की समझ, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और मार्केटिंग के गुण तो आएंगे ही, साथ ही इससे प्रशिक्षित सहकारिता का संस्कार भी सीखकर आएंगे कि यह आंदोलन देश के गरीबों, महिलाओं और आदिवासियों के लिए है। आज यहां पर 125 एकड़ में 500 करोड़ की लागत से विश्व का पहला त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी का आधारशिला रखने का काम किया। ये यूनिवर्सिटी कोऑपरेटिव में नीति निर्माण का काम करेगी, डेटा विश्लेषण का काम करेगी, 5 साल, 10 साल और 25 साल की देश भर के कोऑपरेटिव के विकास की रणनीति करने का काम करेगी। अनुसंधान को भी इस यूनिवर्सिटी के साथ जोड़ा गया है और सबसे बड़ी बात है, ये यूनिवर्सिटी सिर्फ सहकारी कर्मचारी पैदा नहीं करेगी, यहां से त्रिभुवन भाई जैसे समर्पित सहकारी नेता भी पढ़ लिख कर सहकारिता क्षेत्र की नेतृत्व करेंगे। अगली खबर, लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला ने दिल्ली में इनोवेटिव फिजिशियंस फोरम के 7वें वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन IPF मेडिकॉन 2025 का उद्घाटन किया। इस सम्मेलन में नेपाल, श्रीलंका, मलेशिया और यूके से भी चिकित्सकीय प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस मौके पर चिकित्सकों को संबोधित करते हुए लोकसभा अध्यक्ष ने चिकित्सा क्षेत्रों में नवाचार और शोध पर बल दिया। ओम बिरला ने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, नैनो साइंस जैसे क्षेत्रों से चिकित्सा अनुसंधान और उपचार में नई दक्षता आई है। जो नए अनुसंधान हो रहे हैं, नए रिसर्च हो रहे हैं, प्रौद्योगिकी और टेक्नोलॉजी के बदलते परिप्रेक्ष्य के अंदर नए इनोवेशन कर रहे हैं और AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के माध्यम से किस तरीके से हम बेहतर चिकित्सा व्यवस्था कर सकते हैं, इसी प्रयासों के कारण आज भारत मेडिकल के अंदर दुनिया में अपनी प्रतिष्ठा बना रहा है। और बुलेटिन में आगे बढ़ने से पहले वक्त आ गया है एक ब्रेक का।
जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। स्वागत है ब्रेक के बाद। अब खबर बिहार से, जहां आगामी विधानसभा चुनावों से पहले मतदाता सूची के पुनरीक्षण को लेकर चल रही चर्चाओं के बीच मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने स्पष्ट किया है कि यह प्रक्रिया तय समय पर और पूरी पारदर्शिता के साथ पूरी की जाएगी। उन्होंने कहा कि कानून के अनुसार हर चुनाव से पहले मतदाता सूची को पुनरीक्षण किया जाना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि 1 जनवरी 2003 के बाद मतदाता सूची और मतदाताओं के सभी विवरणों की विस्तृत जांच नहीं की गई है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने पुनरीक्षण प्रक्रिया को एक सामान्य प्रथा बताते हुए कहा कि लगभग हर राजनीतिक दल ने मतदाता सूची की प्रामाणिकता में समस्याओं के बारे में शिकायत की थी और पुनरीक्षण की मांग भी की है। कानून के अंतर्गत हर चुनाव से पहले मतदाता सूची को अपडेट करना आवश्यक होता है। इस तरह का गहन परीक्षण बिहार में 1 जनवरी 2003 के बाद नहीं हुआ। सामान्य परीक्षण होते रहे। इसलिए इस बार बिहार में 1 महीने के अंदर जुलाई से अगस्त के बीच में मतगणना फॉर्म बांटे जाएंगे और वापस भी लिए जाएंगे। ये कार्य बहुत सुचारू रूप से चल रहा है। सारी राजनीतिक पार्टियां इसमें सहयोग कर रही हैं। 1 लाख से ज्यादा बूथ लेवल ऑफिसर्स लगे हुए हैं। और बिहार में वोटर लिस्ट के रिवीजन को लेकर चुनाव आयोग के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी ADR की ओर से दायर इस याचिका में कहा गया है कि चुनाव आयोग का यह फैसला मनमाना है और इसके चलते बिहार के लाखों मतदाताओं का मतदान का अधिकार छिन जाएगा। बिहार में इसी साल चुनाव होने हैं। 24 जून 2025 को चुनाव आयोग ने बिहार में वोटर लिस्ट के SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की घोषणा की थी। चुनाव आयोग के इस फैसले पर विपक्षी दल के नेता भी अपना विरोध जता चुके हैं। खबर राजधानी दिल्ली से, जहां दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 2 हिस्ट्री शीटर बदमाशों को एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली के नरेला में यह एनकाउंटर हुआ, जहां स्पेशल सेल नई दिल्ली की टीम ने हिमांशु भाऊ गैंग के 2 कुख्यात बदमाशों को शॉर्ट एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार किया है। दरअसल स्पेशल सेल को सूचना मिली थी कि ये दोनों बदमाश नरेला में आने वाले हैं, जिसके बाद दोनों को गिरफ्तार करने के लिए 5 जून की सुबह पुलिस ने जाल बिछाया। इस दौरान बाइक सवार दोनों आरोपियों को पुलिस की टीम ने रुकने को कहा, लेकिन उन्होंने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। पुलिस टीम की जवाबी कार्रवाई में दोनों आरोपियों के पैर में गोली लगी और उन्हें गिरफ्तार कर इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया गया है। तो हमारे संवाददाता मुकेश शुक्ला ने स्पेशल सेल DCP अमित कौशिक से इस पर यह खास बातचीत की है। हरियाणा और दिल्ली NCR में लगातार हिमांशु भाऊ का जो गैंग है वो एक्टिव है और उस पर नकेल कसने के लिए दिल्ली पुलिस ने एक ऑपरेशन चलाया रात को और उनको इनकाउंटर के बाद 2 उनके जो शूटर्स हैं उनको गिरफ्तार किया। क्या कुछ ये मामला था, इस पर बात करेंगे स्पेशल सेल DCP अमित कौशिक जी से। सर, क्या कुछ मामला था, विस्तार में बताइए। स्पेशल सेल दिल्ली पुलिस की NR को नॉर्दर्न रेंज को पता चला कि 2-3 एक्यूज नरेला साइड के अंदर आ सकते हैं लेट नाइट या अर्ली मॉर्निंग में। अकॉर्डिंगली ACP राहुल साहब और इंस्पेक्टर अनुज नौटियाल साहब की टीम ने डिप्लॉयमेंट किया और अर्ली मॉर्निंग जब वो बाइक पर आ रहे थे रुकने का इशारा किया तो उन्होंने रुकने के स्थान पर भागने की कोशिश की और पुलिस के ऊपर फायरिंग की। सेल्फ डिफेंस में पुलिस को भी फायरिंग करनी पड़ी और 2 एक्यूज जो बाद में भूमित और मोहित 2 एक्यूज आइडेंटिफाइड हुए और उन एक्यूज को पकड़ा गया और हॉस्पिटलाइज किया गया।
तो इनके पास से क्या कुछ वेपन बरामद हुए और क्या इन्होंने फायरिंग भी करी? पुलिस इनके पास से 2 असले और 4 लाइव कार्ट्रिज मिले हैं और एक चोरी की मोटरसाइकिल मिली है। तो हिमांशु गैंग भाव से किस तरह से कांटेक्ट में थे? क्या कुछ इनका प्रॉमिस था एक दूसरे से? भूमित डायरेक्ट हिमांशु बाहू से एक साथ कांटेक्ट में था। इस ग्रुप में एक मेंबर की दुश्मनी अपने गांव के अंदर थी, उसका वो रिवेंज लेना चाहता था और उस संबंध में उन्होंने हिमांशु बाहू से हेल्प मांगी। तो हिमांशु बाहू ने उनको अपना एक काम करने के लिए कहा और उसके बाद में कहा कि पहले मेरा काम कीजिए, उसके बाद मैं हेल्प करूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो जिस तरह से लगातार दिल्ली पुलिस से नकेल कस रही है, एक बड़ा ऑपरेशन था और उसके मद्देनजर एक बड़ी सफलता मिली। कैमरा विमलेश के साथ में मुकेश शुक्ला, डीडी न्यूज़ दिल्ली। और अब बात एक हादसे की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के संभल में हुई दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है और प्रत्येक मृतक के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। साथ ही घायलों को 50,000 रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। कल शाम संभल जिले में बारातियों से भरी गाड़ी हादसे का शिकार हो गई थी, जिसमें दूल्हा समेत 8 लोगों की मौत हो गई और 2 अन्य लोग घायल हुए हैं। तो हादसे पर संभल के एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने बताया कि 5 लोगों की मौके पर ही मृत्यु हो गई थी, जबकि 3 लोगों ने अस्पताल में दम तोड़ा। 5 लोगों की ऑन द स्पॉट डेथ हो गई थी और 5 लोग जो घायल थे उनको हायर सेंटर अलीगढ़ के लिए रेफर किया गया। वहां दौरान उपचार 3 लोगों की और डेथ हो गई। इस तरह कुल मृतकों की संख्या 8 और उनमें से एक क्रिटिकली इंजर्ड है और एक जो बच्ची है उसकी स्थिति है वो सामान्य है। पुलिस के द्वारा जो मृतक हैं उन सबका पोस्टमार्टम कराया जाएगा और अन्य विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। अगली खबर, अमेरिका के टेक्सास हिल कंट्री में बाढ़ से हालात बिगड़ गए हैं। टेक्सास हिल कंट्री में अचानक आई भीषण बाढ़ ने 24 लोगों की जान ले ली है। समर कैंप में शामिल हुई 20 से ज़्यादा लड़कियां लापता हो गईं। ये लड़कियां गर्मियों की छुट्टी के कैंप में शामिल होने के लिए आई थीं। ग्वाडालूप नदी में तेज जलस्तर वृद्धि के कारण कई घर बह गए। बचाव अभियान जारी है। आसमान से बरसी इस आफत की बारिश के चलते टेक्सास हिल कंट्री में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। पानी का लेवल इतना ज़्यादा है कि सड़कें पानी से भर गई हैं, गाड़ियां डूब गई हैं, घरों तक में पानी भर गया है। राहत और बचाव का काम शुरू कर दिया गया है। इन टीमों ने तेजी से बढ़ते बाढ़ के पानी में नाव और हेलीकॉप्टर से बचाव अभियान चलाया है। और अब बात क्रिकेट की। बर्मिंघम में दूसरे टेस्ट में शानदार बल्लेबाजी और गेंदबाजी की बदौलत भारत की पकड़ अब मजबूत हो गई है। एजबेस्टन स्टेडियम में मैच का चौथा दिन है और पहले सेशन का खेल जारी है। ताज़ा समाचार मिलने तक भारतीय टीम ने दूसरी पारी में 3 विकेट खोकर 126 रन बना लिए हैं और इस तरह से भारत ने दूसरी पारी में 306 रनों की बढ़त हासिल कर ली है। केएल राहुल अर्धशतक बनाकर आउट हुए, तो वहीं यशस्वी जायसवाल 28 रन पर और करुण नायर 26 रन पर आउट हुए। टीम इंडिया ने सुबह 64 के स्कोर से खेलना शुरू किया। इससे पहले तीसरे दिन इंग्लैंड अपनी पहली पारी में 407 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। भारत को पहली पारी में 180 रन की बढ़त मिली। इंग्लैंड से जेमी स्मिथ ने 184 और हैरी ब्रूक ने 158 रन बनाए। भारत से मोहम्मद सिराज ने 6 और आकाशदीप ने 4 विकेट लिए। भारत ने पहली पारी में कप्तान शुभमन गिल के रिकॉर्ड 269 रन के दोहरे शतक के सहारे 587 रन बनाए थे। ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा क्लासिक इवेंट की शुरुआत आज से हो रही है। यह भारत में होने वाला पहला वर्ल्ड एथलेटिक्स टॉप लेवल इवेंट होगा। इसे नीरज चोपड़ा होस्ट कर रहे हैं। बेंगलुरु के श्री कांतिरावा स्टेडियम में शाम 7 बजे से इसके मुकाबले शुरू होंगे। खास बात यह है कि इस इवेंट में युवा भारतीय जैवलिन थ्रोअर को वर्ल्ड क्लास एथलीट्स के साथ खेलने का मौका मिलेगा।
और इसके साथ इस विशेष बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे और हमारे सहयोगी शरद मुदगल को दीजिए अनुमति। नमस्कार।